जरा सोचिए एक 12 साल का लड़का क्या क्या कर सकता है। ये कहानी भी एक 12 साल के लड़के की ही है, जिसमें वो लड़का कुछ ऐसा करता है जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं फिर ये 12 साल का लड़का आखिर ऐसा करता क्या है। कहानी शुरू होती है एशली नाम की एक लड़की से, जो गाड़ी चलाकर मी हॉल्सर के घर जाती है। वह उसे उनके बेटे ल्यूक की देखभाल करनी है, क्योंकि मिस्टर हॉल्सन को एक पार्टी में जाना है। और एशली के लिए ये पहली बार नहीं था। एशली ने पहले भी बेबी सिटिंग का काम कर रखा है और एशली पहले भी ल्यूक की देखभाल भी कर चुकी है। शायद इसीलिए उसके माता पिता उस पर पूरा भरोसा करते हैं। ल्यूक अपने कमरे में उसके दोस्त जॉन के साथ है। अपने दोस्त से वो एशली के बारे में कुछ बता रहा था, जो कि उसकी उम्र से कहीं ज्यादा अजीब है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एशली आ गई है, वो फौरन नीचे आ जाता है उसका स्वागत करने के लिए। लेकिन उसकी माँ उसे सोने के लिए भेज देती है और एशली को समझाती है कि ल्यूक को सोने के बाद उसके कमरे के दरवाजे पर ये पेंसिल रख देना, क्योंकि उसे स्लीपिंग वॉक की आदत है। इससे जब ल्यूक कमरे से बाहर निकलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए एशली तुम कपड़े धो लो। ये कहकर ल्यूक के पेरेंट्स घर से चले जाते हैं। उसके बाद ल्यूक अपने शरारती दिमाग दौड़ाना शुरू कर देता है। वो बार बार एशली को ही घूरता है। अब तो उसने जॉन को भी अपने घर पर भेज दिया था ताकि कोई भी उसे परेशान ना करे। लेकिन तभी ल्यूक को पता चलता है कि एशली अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, जो कि एशली को मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला था, ताकि वो उसकी तैयारी साथ में कर सके। एशली उसे मिलने से मना कर देती है और ल्यूक ये सब सुनकर बेहद खुश होता है। फिर ल्यूक अपने डैड के मॉकटेल केबिन से एक शराब की बोतल उठाता है। वो शराब पीने लगता है, तभी एशली ल्यूक को शराब पीते हुए देख लेती है। वो तुरंत बोतल छीनने की कोशिश करती है। तभी फोन की घंटी बजती है और एशली फोन को रिसीव करती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद ल्यूक एक हॉरर मूवी लगाता है और दोनों साथ में बैठकर वो मूवी देखने लगते हैं। तभी बाहर पिज्जा वाला आता है। एशली और ल्यूक तो कोई पिज्जा ऑर्डर करते ही नहीं है। वो पिज्जा वाले को बताते हैं कि हमने तो कोई पिज्जा ऑर्डर किया ही नहीं है। पिज्जा वाला ये कहता है कि ऑर्डर तो इसी घर से आई है, तो पिज्जा तो आपको ही लेना पड़ेगा। लेकिन ल्यूक के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये उसी का काम है, लेकिन वो एशली को नहीं बोलता। एशली और ल्यूक पिज्जा खाने लगते हैं। ल्यूक एशली के करीब आने की कोशिश करता है और एक बार तो वो उसे किस करने का भी ट्राई करता है, लेकिन एशली उसे डांट देती है। पर ल्यूक कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे सब समझ आता है। इसी बीच एशली को अपने पीछे वाली खिड़की पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। वो कपड़े देखने के लिए उठती है, तभी उसकी नजर एक खुली खिड़की पर पड़ती है, जो उसने कुछ देर पहले ही उसे बंद किया था। एशली डर जाती है। उसे लगता है कि शायद किसी को पता चल गया है कि वो इस घर में अकेली है और अब वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो फिर से ल्यूक के पास आती है, लेकिन तभी एक बार फिर से बेल बजती है। गेट के हॉल से देखने को पता चलता है कि वहां तो कोई है ही नहीं। एशली पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है और ल्यूक से अपना फोन मांगती है। ल्यूक फोन फेंक देता है और वो पानी में गिर जाता है। एशली को बेहद गुस्सा आता है और वो फोन को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी तीसरी बार बेल बजती है। इस बार एशली गेट खोल देती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि कौन है। अचानक से जॉन आता है। फिर पता चलता है कि जॉन प्रैंक कर रहा है, जो पहले से ही ये सब प्लान करके रखा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो प्लान में होता ही नहीं है। ऊपर वाले फ्लोर से कांच टूटने की आवाज आती है, जैसे कि किसी ने पत्थर मारा हो। एशली, ल्यूक और जॉन बिना आवाज किए ऊपर जाते हैं। वो जाकर देखते हैं कि खिड़की का कांच तो टूटा हुआ है। एशली ये सब देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत घर के फोन से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन घर की फोन लाइन तो किसी ने काट दिया था। वो लोग वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी किसी ने बंद कर दिया था। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। एशली और ल्यूक भागते हुए नीचे आते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। इतनी देर में जॉन ऊपर से नीचे आता है, उसी पत्थर को लेकर जिस पर लिखा था कि तुम अगर बाहर गए तो तुम मारे जाओगे। अचानक से बाहर से एक फ्लैश आता है और जॉन तो इतना डर जाता है कि वो बाहर की ओर भागने लगता है। तभी एक गोली चलती है। वो गोली सीधे जॉन को लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। एशली और ल्यूक डर से कांप जाते हैं। एशली फौरन गेट बंद कर देती है और ल्यूक को लेकर नीचे लेट जाती है। ल्यूक रोने लगता है, क्योंकि उसने ऐसा खतरनाक दृश्य पहले कभी देखा ही नहीं था। एशली उसे समझाते हुए बोलती है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा, जो भी होगा हमें उसका डट कर सामना करना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। वो ल्यूक के आंसुओं को पोंछती है और फिर दोनों ऊपर की ओर जाते हैं। दोनों सबसे टॉप फ्लोर पर जाकर छुप जाते हैं।
उस फ्लोर की सीढ़ियां हिडन थी, इसलिए जो भी स्ट्रेंजर है उसे पता नहीं लगेगा कि कहाँ छुपे हैं वे लोग। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सिर्फ एक लड़का ही घर में अकेला है। दोनों बिना आवाज किए हुए बैठे रहते हैं। तभी एशली के मुंह पर एक मकड़ी गिरती है। वो डर के चिल्लाने लगती है और फ्लोर की सीढ़ियां खोल देती हैं। अब उस स्ट्रेंजर को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ छुपे हैं, लेकिन तभी ल्यूक एशली को संभालता है और उसको गले लगा लेता है और कहता है कि मेरे पापा के पास एक बंदूक है, पहले हमें उसे लेना होगा, फिर हम उसका सामना कर सकते हैं। जैसे तैसे करके बंदूक तो वो ले लेते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंजर टॉर्च लेकर घर के अंदर आता है। वो उस कमरे में उन्हीं को ढूंढ रहा था। ल्यूक एक केयरिंग लड़के की तरह अपने साथ एशली को लेकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है और उस स्ट्रेंजर को पता नहीं चलता। वो दोनों दौड़कर ल्यूक के कमरे में चले जाते हैं और अलमारी में जाकर छुप जाते हैं। तभी ल्यूक के खिलौने की आवाज आती है और वही होता है जिसका डर था। स्ट्रेंजर अपने हाथों में बंदूक लेकर कमरे में आता है। दोनों अपनी सांसें रोक कर बैठे रहते हैं। एशली को कुछ याद आता है कि इस स्ट्रेंजर ने जो मास्क पहना है, शायद मैंने पहले कभी इसे देखा है। फिर ल्यूक के फैमिली पिक्चर का ख्याल आता है जिसमें ल्यूक के पापा ने यही मास्क पहना हुआ था। वो तुरंत अलमारी से बाहर निकलती है और कहती है अपना मास्क उतारो और यहाँ आओ। एशली को पता चल जाता है कि मास्क के पीछे कौन है। मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि जॉन था। ये सब ल्यूक का ही प्लान था। वाह क्या एक्टिंग थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? वो एशली को बचाना चाहता था ताकि वो उसकी नजरों में हीरो बन सके और उसके करीब आ सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एशली ल्यूक को बुरा भला कहने लगती है और कहती है तुम्हें तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ना कि स्कूल में, क्योंकि तुम एक साइको हो और तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है। ये सब सुनकर ल्यूक का दिमाग सटक जाता है और उसे गुस्सा आता है, लेकिन अभी के लिए वो अपने गुस्से को काबू में रखता है। एशली अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए जा रही होती है। तभी पीछे से ल्यूक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे एशली सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद एशली की आंख खुलती है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है दोस्तों। ल्यूक एशली से कहीं ज्यादा जुनूनी हो चुका था। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एशली अपने आप को बांधा हुआ देखकर चीख रही थी, लेकिन ल्यूक एशली को बंदूक की नोक पर रखकर उसे चुप करा ही देता है। ल्यूक बोलता है कि वही करो जो मैं कहता हूँ, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ल्यूक एशली को ट्रूथ और डेयर गेम खेलने को बोलता है। ल्यूक एशली को फिर से एक ट्रूथ बोलने को कहता है। वो एशली को बोलता है कि तुम अब तक कितने लड़कों के साथ फिजिकल हो चुकी हो? एशली कहती है एक भी नहीं। फिर जॉन डेयर चुनता है और ल्यूक से बोलता है कि ल्यूक तुम उसके ऊपर के पार्ट को टच करो, और वो ऐसा ही करता है जैसा कि जॉन कहता है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था, ये मासूम दिखने वाला लड़का इसके दिमाग में क्या भरा हुआ है। जॉन फिर दोबारा डेयर करने को कहता है ल्यूक से। ल्यूक उसे धक्का देकर मना कर देता है और दोनों में बहस होती है। एशली मौका देखकर टॉर्च की रोशनी सामने वाले घर को दिखाती है। शायद कोई नहीं था क्योंकि क्रिसमस का समय था और सभी व्यस्त थे। अब ल्यूक शराब पिलाने के लिए एशली को मजबूर करता है, लेकिन एशली मना कर देती है और वो बोतल तोड़ देती है। ल्यूक गुस्से में आ जाता है और उसे गाली देने लगता है। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आती है दोस्तों। एशली का बॉयफ्रेंड रॉनी एंट्री लेता है। कुछ देर पहले जब एशली ल्यूक के घर आई थी, तब उसने रॉनी को मैसेज कर दिया था कि अगर वो 2 बजे तक नहीं आई तो वो इस एड्रेस पर आ जाए। अब बेल बजने पर दोनों घबरा जाते हैं। ल्यूक फौरन एशली का मुंह बंद कर देता है और गेट खोलने जाता है। गेट खोलने पर पता चलता है कि ये तो रॉनी है। ल्यूक रॉनी को घर के अंदर आने से मना करता है और बोलता है कि एशली यहाँ से जा चुकी है। रॉनी ल्यूक की बात नहीं सुनता और कहता है कि उसने मुझे मैसेज किया था कि वो यहीं पर है। रॉनी घर के अंदर घुसने लगता है और एशली एशली करके पुकारने लगता है। ल्यूक अब टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसका गेम अब खराब हो सकता है, लेकिन रॉनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और घर में घुसता ही आ रहा है। रॉनी उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां एशली को बांध कर रखा गया था। तभी पीछे से ल्यूक बैट लेकर आता है और रॉनी के सिर पर मार देता है। रॉनी नीचे गिर जाता है। ल्यूक को लगता है कि वो शायद बेहोश हो गया हो, इसलिए वो डांस करना शुरू कर देता है, पर रॉनी फिर से खड़ा हो जाता है और उसे बहुत मारता है। फिर ल्यूक उसके गाल में पेंसिल घुसा देता है, लेकिन रॉनी ल्यूक के हत्थे ही चढ़ जाता है। उसी दौरान जॉन बंदूक लेकर आता है। रॉनी डर कर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। वो बिना कोई रिस्क लिए घुटने पर बैठ जाता है। इसके बाद पीछे से ल्यूक फिर से रॉनी पर हमला कर देता है और इस बार वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और जमीन पर खून ही खून हो जाता है। ल्यूक सब कुछ साफ कर देता है और साथ ही वो उस पेंसिल को भी साफ करता है।
जिसके इस्तेमाल करके वो खुद को जॉन विक समझ रहा था। खैर, ये सब करने के बाद वो नीचे आता है। जॉन रॉनी को भी एक कुर्सी से बांध देता है और एशली के साथ बैठ जाता है। अब दोनों ही उनके अंडर में होते हैं। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और ल्यूक के पेरेंट्स भी वहां आ जाएंगे। जब भी ल्यूक कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो जॉन उसे वो करने से रोक लेता है, क्योंकि वो लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था। ल्यूक उसकी बात नहीं सुनता और उसे धमकाने लगता है। अब एक और चौंकाने वाला राज सामने आता है। जॉन बताता है कि असल में मैंने ही एशली के फोन से रॉनी को मैसेज करके यहाँ बुलाया है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। मैं रॉनी को जानबूझकर टॉर्चर करना चाहता था तुम्हारे सामने। ल्यूक बंदूक तान कर कहता है, मेरा दिल तो ये कर रहा है कि तुम दोनों में से किसी एक को मैं मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि गोली चलने पर बाहर तक आवाज जाएगी और फिर लोगों को भी शक होने लगेगा। ल्यूक रॉनी को सिगरेट पीने को बोलता है। रॉनी मना कर देता है। फिर भी ल्यूक जबरदस्ती उसका मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर सिगरेट देने के बाद रोनी का मुंह बंद कर देता है, ताकि उसका धुआं उसके जख्मी जगह से निकले और रोनी को तकलीफ हो। ये देखकर एशली कहती है, इसमें रोनी की कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन ल्यूक के सर पर तो पागलपन चढ़ चुका था। आज की रात ल्यूक सब कुछ करना चाहता था जो उसने फिल्मों में देखी थी। ल्यूक जॉन से कहता है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी इंसान के सिर पर पेंट का डिब्बा फेंक कर मारने से क्या होता है। उसी दौरान मौका देखकर एक शीशे का टुकड़ा जो उसने उसी वक्त चुरा लिया था जब वो लोग रोनी को पकड़ रहे थे, एशली धीरे धीरे अपने पैर लगे टेप को काटने की कोशिश कर रही थी। उधर रोनी के साथ ल्यूक अपना एक्सपेरिमेंट तो जारी रखता है। रोनी की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे हॉल के बीच में बैठा देता है। ल्यूक ऊपर जाकर एक पेंट का डिब्बा लाता है और उसे रस्सी से बांधकर नीचे फेंक देता है, लेकिन वो मिस हो जाती है। इतने में एशली उस कांच की मदद से अपना एक पैर खोल लेती है और इधर रोनी अपनी जान की भीख मांग रहा था। एशली टेबल पर रखी बंदूक लेकर ल्यूक के पास आती है और उसे धमकाते हुए कहती है, तुम उसे नीचे फेंक दो वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। ल्यूक सच में पेंट का डब्बा नीचे फेंक देता है और वो सीधे रोनी के सिर पर लगता है और उसका पूरा मुंह फट जाता है, जिससे उसकी उसी जगह पर मौत हो जाती है। ये देखकर एशली को यकीन नहीं होता कि एक बच्चा ऐसा कर सकता है, लेकिन एशली को ये मानना पड़ेगा कि ल्यूक का दिमाग बच्चों वाला नहीं है। वो एक साइको बन चुका है और वो कुछ भी कर सकता है। एशली उसे शूट करने की धमकी देती है, लेकिन ल्यूक हंसना शुरू कर देता है। इस चक्कर में वो एक एयर फायर कर देती है। ल्यूक फिर से हंसने लगता है क्योंकि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी और अब बंदूक भी खाली है। फिर एशली वहां से भागने लगती है तो जॉन उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता क्योंकि एशली ने जॉन का चश्मा फेंक दिया था, इसलिए उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। मौके का फायदा उठाकर एशली भी भागने लगती है। अचानक ऊपर से कोई पत्थर आकर सीधा एशली के सिर पर गिरती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहां खड़े लोग कुछ समझ नहीं पाते। ल्यूक एशली के एक्स बॉयफ्रेंड को भी मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। एशली का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने भी आता है, जहां पर उसे ल्यूक मिलता है। ल्यूक उसे बोलता है कि मैं उसका भाई हूँ और एशली चाहती है कि तुम उसके लिए माफीनामा लिखो। वो ल्यूक को लेटर लिख के दे देता है। फिर ल्यूक पीछे से उसके गले में फंदा डालकर उसे पेड़ से लटका देता है और वहां से चला जाता है। ल्यूक उस जगह पर एक लेटर भी छोड़ता है ताकि सबको लगे कि एशली की वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। यकीन करना मुश्किल है कि एक 12 साल का बच्चा जॉन विक की तरह हरकतें कर रहा है। फिर ल्यूक एशली को क्रिसमस ट्री की तरह सजाकर बांध देता है। एशली के पास तो जॉन था। एशली अब जॉन को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है। जॉन एशली की बातों पर भी आने लगता है। एशली कहती है, तुम्हारा दोस्त सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये बातें सुनकर जॉन धीरे धीरे रस्सी खोलने लगता है, लेकिन तभी ल्यूक आ जाता है और गोली चला देता है और अपने दोस्त को ही मार देता है। ल्यूक चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने दोस्त को ही मार दिया है। फिर ल्यूक एशली के करीब जाकर बैठ जाता है और उसे प्यार जताने लगता है। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो किचन में जाता है और वहां से एक चाकू लेकर आता है और वो एशली का गला भी उसी चाकू से काटता है। उसने सभी को मार दिया था, लेकिन अभी ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर ल्यूक ऐसे ही सो जाता तो उसे पुलिस आके पकड़ ले जाती, इसलिए अब वो एशली के एक्स के पास जाता है। उसको मारने में जिन भी चीजों का इस्तेमाल वो करता है उसमें उसका फिंगरप्रिंट लगा लेता है, जिससे सबको लगे कि उसने धोखा देने के लिए उससे बदला लिया हो और एशली के एक्स ने ही उसका कत्ल किया है। जहां कहीं भी उसके होने का सबूत था, वो सबूत मिटाने के लिए वो हर जगह साफ कर देता है। सफाई करने के बाद वो सोने चला जाता है। फिर उसे याद आता है कि रोनी के मुंह में अभी भी वो पेंसिल है
उसे निकाल कर अपने कमरे के बाहर रख देता है, जैसे बचपन से उसकी माँ करती आई है, ताकि सबको लगे कि वो नींद में चल रहा है। लेकिन यहाँ एक और सच सामने आता है, ल्यूक कभी कभी झूठ भी बोलता है। ल्यूक तो कभी नींद में चलता ही नहीं, ये सिर्फ दिखावा था। भले ही वो बेगुनाह दिखने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे पहले उसने बाहर से ही कमरे के दरवाजे के हैंडल पर पेंसिल रख दिया है। फिर वो बालकनी में जाता है और खिड़की खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके माँ बाप वहाँ पर आ जाते हैं। वो बड़ी चालाकी से अपने कमरे में वापस चला जाता है और सोने का नाटक करता है। कुछ देर बाद ल्यूक की माँ घर के अंदर आती है। अंदर आते ही उसकी माँ चीखने लगती है। सबसे पहले ल्यूक की माँ उसके पास उसके कमरे में जाती है। ल्यूक बोलता है कि मैं तो सो रहा था और पेंसिल भी नहीं गिरी, यानी कि मैं बाहर नहीं गया। कुछ देर बाद पुलिस आती है और सभी लाशें उठाकर ले जाती है, लेकिन एशली के अंदर अभी भी उसकी जान बाकी है। जाते समय एशली खिड़की से उंगली दिखाती है ल्यूक को और यहीं से ल्यूक की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ल्यूक अपनी माँ से बोलता है कि हमें हॉस्पिटल जाकर एशली से मिलना चाहिए, और बस यहीं पर कहानी का पहला भाग खत्म हो जाता है। इस कहानी का दूसरा भाग भी आएगा दोस्तों, जिसमें शायद ल्यूक अस्पताल जाएगा और एशली को मारने की कोशिश भी करेगा, लेकिन इस बार एशली को होशियार रहना होगा और उसे फंसाकर अपने प्यार का बदला लेना होगा। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही मूवीज के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें।